ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना, सारा ऑनलाइन। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना। अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे। तो अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है? भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मैं चलती हूँ। बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है, मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना। मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है। कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था।
अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे? तुमको दर्द है? हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना। ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी? अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी। कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना। बाहर खा लूंगा मैं। ममता, जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ, फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसीलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी। हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। सासू माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है, जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे विमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ, या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा।
फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा। आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा। नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी 2 बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं,
बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं।